हेलो एवरीवन। अब हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम फिजियोलॉजी की सीरीज में अपने लास्ट पार्ट तक पहुंच चुके हैं। ओके, सो दिस इज द वीडियो ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में जो है हमने स्टमक की मूवमेंट्स देखी थी, मास्टिकेशन देखा था, फिर डिग्लटेशन देखा था। अब इसमें जो है हम स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स देखेंगे, वॉमिटिंग देखेंगे। ओके, सो वी विल बी स्टडिंग सम important topics in this: vomiting, defecation, movements of small intestine. All of these are very important topics. Okay, so just listen to this video carefully and go through the notes. It is more than enough for your exams. Okay, so let's start with vomiting. Vomiting को जो है emesis भी कहा जाता है। Vomiting का मतलब क्या होता है हमें पता है। It means abnormal emptying of stomach and upper part of intestine through esophagus and mouth। यानी कि स्टमक के जो कंटेंट्स हैं और जो अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन यानी डुओडेनम के जो कंटेंट्स हैं उनको खाली करना, और कैसे एम्प्टी करना, थ्रू ईसोफेगस एंड माउथ। ओके, नाउ कॉजेस क्या होते हैं वॉमिटिंग के। सबसे पहले तो जीआईटी में अगर कोई इरिटेटिंग कंटेंट्स प्रेजेंट है जो हमें नहीं खाने चाहिए थे, जो हमारी जीआईटी के ग्लूकोसा को इरिटेट कर रहे हैं, तो दे विल कॉज वॉमिटिंग। दूसरा, फेरिंग्स की मैकेनिकल स्टिमुलेशन होगी। अगर प्रेगनेंसी में भी वॉमिटिंग बहुत नॉर्मली देखी जाती है। अगर एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक कर लिया जाता है तो वॉमिटिंग होती है। उसके बाद जो है हैंगओवर के बाद नॉजिएटिंग साइट, ओडर या टेस्ट, कुछ ऐसा आप देख लो विच मेक्स यू नॉजियस या विच मेक्स यू अनकंफर्टेबल, इट कैन कॉज वॉमिटिंग। सी सिकनेस, एयर सिकनेस, कार सिकनेस, स्विंगिंग, इन सब से भी कुछ लोगों को वॉमिटिंग होती है। एंटीबायोटिक्स और ओपिएट्स जैसी ड्रग्स के बाद भी जो है वॉमिटिंग होती है। कभी कभी दवाई लेने के बाद छोटे बच्चों को वॉमिट फील होती है। ठीक है, कोई जीआईटी का डिसऑर्डर है तो वॉमिटिंग होती है। और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्वेशन है या कीटोसिस पे हो, तो वैसी जैसे कीटोन रिच डाइट पे होते हैं, राइट, फास्टिंग पे होते हैं, तो या कार्ब फास्टिंग पे हो, तो दीज थिंग्स कैन कॉज वॉमिटिंग। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ वॉमिटिंग। तो सबसे पहले वॉमिट नहीं होती डायरेक्ट, पहले वॉमिट से नोजिया और रेचिंग होती है। ओके, so what is nausea? आप इस पिक्चर में देख सकते हो that this girl is not vomiting. She is about to vomit and she feels uncomfortable. And she feels that she is about to vomit. Okay, so that sensation before vomiting, that uncomfortable sensation is called nausea. Okay, so it is an unpleasant sensation which induces the desire for vomiting. एंड उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रीट होता है जिसमें बहुत सारा म्यूकस होता है। खुद भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, वॉमिटिंग से पहले हमेशा जो है एक नॉजिएटिंग सी फीलिंग होती है, एंड कभी कभी नॉजिया के बाद वॉमिटिंग होती भी नहीं है, सिर्फ आपको नॉजियस फील होता है कुछ देर एंड देन यू आर ऑल राइट। राइट, सो दैट कैन बी द केस कि नॉजिया हो बट वॉमिटिंग ना हो। बट वॉमिटिंग के पहले हमेशा नॉजिया होगा ही होगा। ओके, सो nausea always precedes vomiting, but vomiting is not always followed by nausea. Okay, नेक्स्ट इज रेचिंग। रेचिंग का क्या मतलब होता है। रेचिंग जो होती है वो नोजिया के बाद होती है। उसमें स्पैस्मोडिक रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होती है एंड रिवर्स मूवमेंट्स होती है जीआईटी में विदाउट वॉमिटिंग। यानी कि वॉमिट नहीं आ रही होती है बाहर, बट आपका जो पूरा जीआईटी होता है उसमें मूवमेंट्स वही हो रही होती है। ओके, सो आपके जो कंटेंट्स है वो बाहर नहीं आ रहे हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज हैपनिंग, दैट इज रेचिंग। ओके, सबसे पहले रेचिंग करते हैं तो उससे जो फीलिंग वो वॉमिटिंग होती है वो इंटेंसिफाई हो जाती है, देन वॉमिट आती है। ओके, तो पहले नॉजिया, देन रेचिंग, देन वॉमिटिंग, तो देन इट इज आफ्टर वॉमिटिंग। तो क्या होता है, सबसे पहले देयर इज एंटी पेरिस्टालसिस 2 से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फिर उसके बाद देयर इज डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय टेम्परेरी सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, बहुत तेज हम जो है ज्यादा इंस्पायर करते हैं और उसके बाद ब्रीदिंग एकदम स्टॉप हो जाती है, इसलिए हम पहले इंस्पायर कर लेते हैं ताकि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ना हो। फिर ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है ताकि वापस वॉमिटिंग एपीग्लॉटिस में ना चली जाए। फिर जो अपवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट होती है लैरिंग्स की और हायोइड बोन की, ताकि कंटेंट्स इजीली बाहर आ सके। सॉफ्ट पैलेट एलिवेट हो जाता है ताकि कंटेंट्स माउथ में आ सके। फिर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे एक जर्क होता है, कैरेक्टरिस्टिक जर्क फील होता है, जिससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे एकदम से कंटेंट्स जो है वो पुश होते हैं प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से और बाहर आते हैं।
स्टमक का कंप्रेशन होता है बिटवीन द डायफ्राम एंड एब्डोमिनल वॉल, जिससे इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और देयर इज साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसोफेगस एंड अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, और उसके बाद जो है वॉमिटस बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे रिमेंबर द सीक्वेंस, ओके। वो वॉमिटिंग का जो मैकेनिज्म है बहुत बार क्वेश्चंस में पूछते हैं, शॉर्ट नोट आ जाता है, ओके। तो ऑलवेज जस्ट रिमेंबर दिस फ्लो चार्ट, इसलिए मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखा है ताकि आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ना ही ना पड़े। जस्ट रीड दिस फ्लो चार्ट एंड इट इज वेरी सिस्टमैटिक। पहले आप नॉजिया एक्सप्लेन करना, देन रेचिंग, देन एक्ट ऑफ वॉमिटिंग में एक्सप्लेन दिस फ्लो चार्ट, ओके। नाउ कमिंग टू वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। तो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स के रिसेप्टर्स जो है कीमो रिसेप्टर्स और स्ट्रेच रिसेप्टर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं जीआईटी में, और वो इरिटेशन और डिस्टेंशन होती है किसी पार्ट ऑफ जीआईटी के, तो उससे स्टिमुलेट हो जाता है। अब एफेरेंट नर्व फाइबर्स कौन से होते हैं वॉमिटिंग रिफ्लेक्स के लिए? वेगस और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। और इफेरेंट कौन से होते हैं? 5, 7, 9, 10 एंड 12 क्रेनियल नर्व्स, जो कि अपर पार्ट ऑफ जीआईटी में होती है, और लोअर पार्ट ऑफ जीआईटी यानी डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स को स्पाइनल नर्व्स, ओके। सेंटर ऑफ वॉमिटिंग कहाँ लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड बाइलेटरली इन मेडुला ऑब्लोंगेटा नियर द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटारिस। तो रिमेंबर द सेंटर फॉर वॉमिटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें याद रखने के लिए। कहाँ लोकेटेड होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में, बाइलेटरली लोकेटेड होता है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटारिस के पास। Now these are some important points for vomiting. सबसे पहले अगर मोशन सिकनेस की वजह से वॉमिटिंग हो रही है तो उसका सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, जिसको हम कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन बोलते हैं। तो ध्यान से देखना कि एमसीक्यू में रीजन दिया है या नहीं। अगर रीजन नहीं दिया हुआ, नॉर्मल लिखा है सेंटर ऑफ वॉमिटिंग इज लोकेटेड एट, तो बता मेडुला ऑब्लोंगेटा में बायलेटरली बोल दोगे नियर न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटारिस। बट अगर रीजन दिया है कि स्पेसिफिकली मोशन सिकनेस की वजह से, तो यू विल राइट बेस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। और अगर साइकिक स्टिमुला इंड्यूस्ड वॉमिटिंग है तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सेंटर होता है उसका, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने वॉमिटिंग देख लिया, अब नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चार तरीके की मूवमेंट्स होती है: मिक्सिंग, प्रोपल्सिव, पेरिस्टालसिस इन फास्टिंग एंड मूवमेंट्स ऑफ द विलिंग, ओके। तो फोर टाइप्स में जो है, पहली है हमारी मिक्सिंग मूवमेंट, जिसमें आती है सेगमेंटेशन एंड पेंडुलर। तो एक एक करके देख लेते हैं। मिक्सिंग मूवमेंट्स जो होती है वो नाम से ही पता चल रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ काइम विद डाइजेस्टिव जूसेस। तो उसमें आती है सेगमेंटल एंड पेंडुलर। तो सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो रेगुलरली और इरेगुलरली होती है, इन बट इन अ रिदमिक फैक्शन। वो जो है रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, बट वो रिदम में होती है, ओके, रिदमिक फैशन में होती है। नेक्स्ट है सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, जो कि हर कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है, 1 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ओके। 1 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन इज इन्वॉल्व इन ईच कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ ऑफ रिलैक्स सेगमेंट और लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड सेगमेंट इक्वल होती है, ठीक है। ऑल्टरनेट सेगमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होते हैं, उसकी वजह से एक रिंग लाइक अपीयरेंस आ जाती है, जिसको हम चेन ऑफ सॉसेजेस जैसी दिखती है वो, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, मैंने डायग्राम अटैच कर दिया था, या सो आप देख रहे हो एक जो है ना चेन ऑफ सॉसेजेस लग रही है, लाइक दिस इज सॉसेज वन ईच, ठीक है। तो ये रिंग लाइक अपीयरेंस है या सॉसेज अपीयरेंस है, इट इज नोन एज सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन। और सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शंस कान को चॉप करने के लिए, बहुत बार चॉप करने के लिए जो है यूज की जाती है, ओके। नेक्स्ट इज पेंडुलम मूवमेंट्स। पेंडुलम मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? स्वीपिंग मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच रिजेंबल्स द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक। पेंडुलम ऑफ क्लॉक जो है वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, राइट, इट गोज टू एंड फ्रो। वैसे ही मूवमेंट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, दैट इज पेंडुलम मूवमेंट। The small portion of small intestine sweep forward and backward or upward and downward, helps in mixing of chyme with digestive juices. पेंडुलम मूवमेंट का डायग्राम भी देख सकते हो। पेंडुलम मूवमेंट का डायग्राम नहीं है, ओके, आई विल जस्ट ड्रॉ इट हियर कि आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रैक है, तो आगे पीछे जो है आपकी वॉल खुद मूव करी है, एंड इट इज इन माइक्रोस्कोपिक, इसलिए आपको डायग्राम नहीं दिया है, ठीक है ना। बहुत ही स्लाइट मूवमेंट्स होती हैं, बट योर वॉल मूव्स फ्रंट एंड बैक, to and fro movements, okay. Next is propulsive movements. Propulsive में आती है peristaltic movements and peristaltic rush.
ओके, सो सबसे पहले पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। प्रोपल्सिव मूवमेंट्स में हमेशा याद रखना काइन को ab oral डायरेक्शन में पुश किया जाएगा थ्रू इंटेस्टाइन। ओके, व्हाट इज ab oral? ab oral मतलब ऑपोजिट टू ओरल, मतलब अवे फ्रॉम माउथ, ठीक है, यानी कि टुवर्ड्स एल आई, टुवर्ड्स योर लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो ab oral का मतलब क्या हो गया? टुवर्ड्स लार्ज इंटेस्टाइन, अवे फ्रॉम योर माउथ। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होती है हमें पता है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर्स, एबोरल डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। इसमें आता है आपका स्टार्लिंग्स लॉ ऑफ इंटेस्टाइन विच इज इंपॉर्टेंट। ये आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, मैंने एज इट इज लिखी है क्योंकि आपको याद होनी चाहिए। क्या है स्टार्लिंग्स लॉ ऑफ इंटेस्टाइन? द रिस्पॉन्स ऑफ इंटेस्टाइन फॉर अ लोकल स्टिमुलस consists of a contraction of smooth muscle above and relaxation below the stimulated area। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो इंटेस्टाइन है वो अगर कोई भी लोकल स्टिमुलस आएगा तो आपके इंटेस्टाइन को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए स्मूथ मसल की जहां पर स्टिमुलस आया है, और उसके जस्ट बिलो जो है रिलैक्सेशन होनी चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, एक बार मैं आपको लिख के बताती हूँ। ये अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पर स्टिमुलेशन आई है, तो देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्शन हेयर, एंड इस साइड जो है रिलैक्सेशन होनी चाहिए, ऑपोजिट टू इट देयर शुड बी रिलैक्सेशन। ओके, दिस इज व्हाट योर स्टार्लिंग्स लॉ ऑफ इंटेस्टाइन सेज। Okay, and our intestine follows this Starling law of intestine in peristaltic movements। वेलोसिटी क्या होती है पेरिस्टालसिस की? 1 से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आती किसकी वजह से? गैस्ट्रोएंटेरिक रिफ्लेक्स की वजह से, जो कि क्यों जनरेट होता है? इट इज इनिशिएटेड बाय डिस्टेंशन ऑफ स्टमक ट्रांसमिटेड बाय माइंडरिक प्लेक्सस। ओके, नेक्स्ट इज अ पेरिस्टाल्टिक रश। पेरिस्टाल्टिक रश सेम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, पर जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है पेरिस्टाल्टिक काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेरिस्टालसिस। क्यों होती है वो ज्यादा पावरफुल? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाती है जब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की, या फिर इंटेस्टाइन का एक्सट्रीम डिस्टेंशन होता है, तो उस टाइम पे पेरिस्टाल्टिक रश वाली मूवमेंट्स जो है डेवलप होती है। वो डुओडेनम में शुरू होती है और इलियोक्रिकल वॉल तक, यानी बिल्कुल स्टार्ट ऑफ एसआई से एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाती है, और विद इन अ फ्यू मिनट्स चले जाते हैं। ठीक है, तो उस वो काम क्या करती है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट रिलीव्स द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ईदर इरिटेंस और एक्सेसिव डिस्टेंशन। इरिटेंस या डिस्टेंशन से रिलीव करने के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को पेरिस्टाल्टिक रश होता है। नेक्स्ट इज योर पेरिस्टालसिस इन फास्टिंग। पेरिस्टालसिस इन फास्टिंग जो है माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, सो इट अकर्स इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ फास्टिंग। बहुत घंटों घंटों तक फास्ट करते रहते हैं, तो उस टाइम पे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होंगी दैट इज पेरिस्टालसिस इन फास्टिंग। ठीक है, इसको माइग्रेटिंग मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो 20 से 30 सेंटीमीटर तक लंबी होती है ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, और वो हर 1.5 से 2 घंटे में कॉन्ट्रैक्शन होती है। और वेलोसिटी क्या होती है? 6 से 12 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि 10 मिनट में जो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने में जो है टाइम लगता है 10 मिनट। ओके, सिग्निफिकेंस जरूरी क्यों है? ये कोई भी जो एक्सेस डाइजेस्टिव सिक्रीशंस पड़ी हुई है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक में, खाना तो है नहीं, सिर्फ सिक्रीशंस पड़ी हैं, तो उनको जो है स्वीप आउट करने के लिए, तो ताकि एक्यूमुलेट ना हो जाए ये सिक्रीशन स्टमक और इंटेस्टाइन में और हार्म ना करे उसकी वॉल को, उसको स्वीप ऑफ करने के लिए जो है ये मूवमेंट होती है। नेक्स्ट इज योर मूवमेंट ऑफ विलाय। मूवमेंट ऑफ विलाय जो है वो शॉर्टनिंग और इलोंगेशन की मूवमेंट्स होती हैं, यानी विलाय अगर आपकी ऐसे ऐसे प्रेजेंट है तो वो जो है छोटी होंगी, बड़ी होंगी, छोटी होंगी, बड़ी होंगी। ओके, शॉर्टनिंग एंड इलोंगेशन मूवमेंट्स होती हैं, ऑल्टरनेटिवली होती हैं, और वो लिम्फ को जो है खाली करने में फ्रॉम द सेंट्रल लैक्टियल इनटू लिम्फेटिक सिस्टम के लिए यूज होती है। ठीक है, और हार्मोन विलिकाइनिन जो होता है वो मूवमेंट ऑफ विलाय को इंक्रीज करता है। ये आपकी पेरिस्टालसिस की मूवमेंट है, ये आपकी सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शंस की मूवमेंट है। नाउ कमिंग टू योर मूवमेंट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, और प्रोपल्सिव मूवमेंट जिसको मास पेरिस्टालसिस बोलते हैं वो होती है। सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन मिक्सिंग मूवमेंट होती है इसमें भी। इसमें जो है लार्ज सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शंस होती हैं जो रेगुलर डिस्टेंस ऑफ कोलोन में आती है, सेम सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन जैसे,
आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है वैसे होती हैं। इसमें जो लेंथ ऑफ कोलॉन इन्वॉल्व होती है बस वो 2.5 सेंटीमीटर होती है अप्रॉक्स। प्रोपल्जन मूवमेंट्स जिसको मास पेरिस्टालसिस बोलते हैं वो फीसिस को जो है कोलॉन से एनस की तरफ प्रोपेल करने के लिए यूज करता है, और ये दिन में 2-4 बार होता है एंड अबाउट 10 मिनट्स के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट इज योर डेफिकेशन। ओके, दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो डेफिकेशन का मतलब क्या होता है? डेफिकेशन रेफर्स टू वॉइडिंग ऑफ फीसेस, दैट इज रिमूवल ऑफ योर फीसेस। ठीक है, फीसेस जो होते हैं they are formed in large intestine and they are stored in the sigmoid colon. If you remember the structure of colon, it is like mm, it is like something like this. Okay, so this is your ascending colon. This is your transverse colon. This is your descending colon, and this is your sigmoid colon. Okay, this is your rectum, and this is your anus. ओके, तो दिस इज हाउ आवर कोलॉन लुक्स। ओके, तो हमारी जो मूवमेंट्स होंगी, डेफिकेशन का जो फॉर्मेशन होगी वो तो पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में होगी, बट स्टोरेज जो है वो सिग्मॉइड कोलॉन में होगी। ओके, नाउ डेफिकेशन रिफ्लेक्स। डेफिकेशन रिफ्लेक्स हमें याद करना है। सबसे पहले डेफिकेशन में वॉलेंटरी एफर्ट्स लगते हैं। ओके, सो वॉलेंटरी एफर्ट्स में क्या आता है? सबसे पहले यू हैव टू टेक एन एज्यूम एन एप्रोप्रिएट पोस्चर इन विच यू वांट टू डेफिकेट। Then voluntary relaxation होती है of the external sphincter. You yourself consciously relax the external sphincter और you voluntarily contract your abdominal muscles. आप abdominal muscles contract करते हो, external sphincter relax करते हो after assuming an appropriate posture for your defecation. ठीक है, फिर उसके बाद जो है फीसिस रेक्टम में पुश होते हैं फ्रॉम द सिग्मोइड कोलॉन। फिर उसके बाद जैसे ही वो रेक्टम में आते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स इनिशिएट हो जाता है। कैसे इनिशिएट होता है अभी देखते हैं। क्योंकि डेफिकेशन रिफ्लेक्स इनिशिएट हो जाता है तो सबसे पहले इंटरनल एनल स्फिंक्टर ओपन होता है, देन एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। तो इंटरनल एनल स्फिंक्टर तो स्मूथ मसल्स का बना होता है, यानी कि अगर कोई चीज स्मूथ मसल्स की बनी है यानी कि वो इनवॉलेंट्री है। ठीक है, मोस्टली इट इज इनवॉलेंट्री। और आपका ये स्केलेटल मसल्स का बना है यानी कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलेंट्री है, तो इसलिए हमने अभी ऊपर बोला that you voluntarily open your external sphincter। तो external sphincter आप voluntarily open करते हो। इंटरनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल्स का बना है, इनवॉलेंट्री ओपन हो जाता है। और वो किससे इनोवेटेड होता है? वो इनोवेटेड होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर से वाया पेल्विक नर्व। और आपका जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो किससे इनोवेटेड होता है? प्यूडेंडल नर्व। ये आपने मेरे हिसाब से एनाटॉमी में पढ़ा होगा, रेफिकेशन रिफ्लेक्स के बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि प्यूडेंडल नर्व वगैरह एनाटॉमी में उन्हें पढ़ाई होगी। ओके, बाकी अब आपको यहाँ पे डेफिकेशन का पाथवे देखना है तो मैंने सिर्फ डायग्राम अटैच किया है बिकॉज इट इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द पाथवे ऑफ डेफिकेशन। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझना बस। सबसे पहले आपके फीसेस हमने बोला था सिग्मॉइड कोलॉन में स्टोर हो रहे हैं, वहां से वो रेक्टम में आ गए। ठीक है, वेरी सिंपल, वो रेक्टम में आ गए। उसके बाद रेक्टम से ये देख रहे हो ये रेड कलर का, ये रेड कलर का जो है आपका एफेरेंट नर्व फाइबर है। ये रेक्टम में जैसे ही आए डेफिकेशन रिफ्लेक्स इनिशिएट होना, तो ये रेक्टम में आए, उन्होंने जो है एफेरेंट फाइबर्स को जो है स्टिमुलेट कर दिया। ये एफेरेंट नर्व फाइबर्स जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड में गए। ओके, ये स्पाइनल कॉर्ड में गए और वहां से इन्होंने इफरेंट नर्व फाइबर्स को जो है वो स्टिमुलेट किया। इफरेंट नर्व फाइबर्स जो है वो इम्पल्सेस लेकर आए टू द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, to your sigmoid colon and to your upper parts of the descending colon, ताकि कोई और थोड़े बहुत पीसेस जो सिग्मोइड कोलॉन या लोअर पार्ट ऑफ डिसेंडिंग कोलॉन में जो है स्टोर्ड रह गए हो वो भी जो है कॉन्ट्रैक्शंस हो और वो भी जो है नीचे की तरफ पुश हो जाए। ओके, साथ ही साथ आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो वॉलेंटरीली आप वो सॉरी जो आपका हाँ जो आपको वॉलेंट्री एक्शन है तो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो है इम्पल्सेस आए और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इम्पल्सेस जो है वो प्यूडेंडल नर्व के थ्रू पास हो और आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर ओपन हो जाए। ठीक है,
मैं दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपके फीसेस स्टोर थे सिग्मोइड कोलॉन में, वो आ गए आपके रेक्टम में। रेक्टम में जो है रिफ्लेक्स इनिशिएट हुआ और उसके थ्रू एफेरेंट नर्व फाइबर्स के थ्रू वो गया टू योर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से एफेरेंट नर्व फाइबर्स इम्पल्सेस लेके आए टू योर इंटरनल स्फिंक्टर, टू योर लोअर पार्ट ऑफ द sigmoid colon and to your lower parts of descending colon, ताकि कोई और कॉन्ट्रैक्शंस हो और जिससे जो है थोड़े बहुत जो बचे कुछ पीसेस है दे आल्सो कम डाउन एंड दे आर रिमूव थ्रू एनस। उसके साथ साथ आपके वॉलेंटरी ब्रेन ने, दैट इज अ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसने इम्पल्सेस भेजी through pudendal nerve to your external sphincter to open your external sphincter also so that defecation can happen. Okay, so you have to remember this diagram only, आपका पूरा defecation reflex का pathway clear हो जाएगा। बाकी आपको ये voluntary efforts याद रखने। Okay, so that's it for this whole chapter। इस chapter के अंदर हमने इस वीडियो में हाफ पार्ट कवर किया है इसका, ठीक है, and that includes your vomiting, then your movements of small intestine in which we saw all the four types and their subtypes, then movements of large intestine and the defecation and defecation reflex pathway. Okay, so that's it for this video and that's it for this chapter. The next chapter will be GI hormones and that will be the last chapter of this whole unit. Okay, this has been a very long unit but it was an interesting one I think, क्योंकि GIT एक interesting chapter, interesting unit है and थोड़ा सा easy भी है because you have studied most of it, like at least half of it in your 11th and 12th class, तो आपके लिए थोड़ा easy रहता है। That is why I covered it first। एक लंबी बड़ी यूनिट है with a very good weightage and easier content। Okay, so it will be easy for you to grasp। Okay, so I will just upload the next video within 1 or 2 days, so keep watching and keep sharing this channel to your friends। इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। अगर आप डेली भी जो वीडियो अपलोड हो रही है उसके साथ साथ भी वीडियो देखते रहोगे ना, लाइक आई अपलोड इट एट नाइट सो वॉच इट द नेक्स्ट डे, तो भी आपका सिलेबस हो जाएगा। ओके, अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इन अ वेरी गुड सीरीज, अच्छे से। एंड इफ यू नीड एनीथिंग, यू नीड नोट्स और यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।